हिमाचल चुनाव में आज मतदान संपन्न हो गया है। आज सुबह से 5 बजे तक वोटिंग हुई है। वहीं अगर हम आंकड़ों की बात करें तो बल्ल में 60% मतदान हुआ और द्रंग में 66, धर्मपुर 64, जोगिंद्रनगर 66, करसोग 76, मंडी 72, नाचन 72, सरकाघाट 55, सराज 74, सुंदरनगर 74 मतदान संपन्न हुआ। आपको बता दें कि आज सुबह से ही वोटरों के अंदर खुशी की लहर देखने को मिल रही थी। वहीं शाम होते होते मतदाताओं को परेशानी होने लगी थी क्योंकि कुछ विधानसभा में ईवीएम मशीन धीमी हो गई थी, जिसके कारण मतदाताओं को 2 से 3 घंटे लाइन में खड़ा रहना पड़ा था। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारी ब्यूरो चीफ हिमाचल से टीना ठाकुर जुड़ गए हैं। टीना जी, जिस प्रकार से जनता में काफी रोष देखने को मिला था, जो ईवीएम थी वह काफी धीमी गति से चल रही थी, जिससे लोगों को काफी देर तक लाइन में खड़े रहना पड़ा था। जी देखिए, वोटिंग अभी भी चल रही है क्योंकि कई जगह पे धीमी थी रफ्तार और दिन में जो है, अगर हम मैदानी इलाकों की बात करें, वोटर्स नहीं पहुंच सके। देर से हम जो है लाइन में लगे हैं और अभी भी अगर आपको बोले, ये 65.50% का मतदान अभी आया है। इसमें अभी उछाल आ सकता है क्योंकि अभी जो है कुछ पोलिंग स्टेशन से अभी मतदान चल रहा है। तो समझ सकते हैं कि मतदाताओं में उत्साह था शुरू से, सुबह से लेके लोग अपना मत प्रयोग करना चाहते थे, लेकिन काफी जगह पर देखने में आया कि ईवीएम मशीन स्लो हो गई। उसकी खैर अभी तकनीकी कारण वो खुद जो है चुनाव आयोग वो साफ करेगा कि किस वजह से उनकी रफ्तार धीमी हुई। दूसरा, जो कुछ नए वोटर्स थे या कुछ जो पहले के वोटर्स थे, उनके नाम यहाँ काट दिए गए थे, तो ऐसे में लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा और कई बूथों पर लोगों से अलग अलग जो है वो पहचान पत्र के अलावा जो अपना वोटिंग आईडी कार्ड होता है वो मांगा गया। कई लोग आधार कार्ड लेकर गए थे, तो कई लोगों को काफी जो है वहाँ पे दिक्कतों का सामना करना पड़ा। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि 5 साल बाद मतदान होना है, सभी में उत्साह रहता है। हालांकि जिस हिसाब से निर्वाचन आयोग समझ रहा था कि आंकड़े निकल कर आएंगे, उस हिसाब से तो नहीं है, लेकिन अभी हम मान सकते हैं कि कुछ देर में जो है आंकड़े, ये जो आंकड़ा है 65.50% का, और ऊपर जा सकता है। जी टीना जी, आपसे जानकारी चाहेंगे कि क्या किसी बूथ से ईवीएम के खराब होने की भी सूचना मिली आपको? नहीं, ऐसा ईवीएम खराब हो गई हो और उसके कारण मतदान रुका हो, ऐसा फिलहाल चंबा जिले के जो कबायली क्षेत्र है पांगी के पुर्थी मतदान केंद्र में सुबह 8 बजे जब मतदान शुरू हुआ था, उस टाइम मशीन खराब होने की शिकायत आई थी। वहाँ पे जो है मतदान 1 घंटे देरी से शुरू हुआ था। तो उसके अलावा अगर आप बड़ी बोले, क्योंकि वो जैसे ही वहाँ पे शुरू हुआ मतदान, वैसे ही वहाँ पे ईवीएम में हल्की सी खराबी आ गई थी, उसको ठीक करने में थोड़ा वक्त लग गया। हालांकि बाकी जगह से छिटपुट अगर हम जैसे ईवीएम स्लो रही या जो चीजें रही उनको छोड़ दिया जाए तो काफी शांतिपूर्ण मतदान जो है वो अभी हुआ है। जी टीना जी, जानकारी चाहेंगे कि कुछ पोलिंग बूथ पर जो लोग वोट डालने पहुंचे थे, उनका कहना था कि यहाँ पर जो जनसंख्या, मतलब जो वोटर है उनकी संख्या ज्यादा है, लेकिन यहाँ बूथ सिर्फ एक ही बनाया गया। तो चुनाव आयोग की तरफ से क्या इस पर कोई सफाई दी गई थी? जी बिल्कुल, अभी उनकी तरफ से कोई सफाई नहीं आई है, लेकिन ये चुनाव आयोग ने कहा था कि हमने जनसंख्या के हिसाब से 7,881 जो बूथ है वो तैयार किए थे, उनको बनाया गया था और कोशिश यही थी कि किसी को दिक्कत ना आए। कई जगह पे 3 बूथ थे, हालांकि वहाँ पे मतदाता तो उनकी संख्या बड़ी नहीं थी, लेकिन कई जगह पे जैसे आपने बताया मतदाताओं की संख्या अधिक थी और बूथ केवल एक या 2 था। तो ऐसे में मतदाताओं की लंबी लाइन लग गई। रोड के डोडरा क्वार की अगर हम बात करें, वहाँ पे लंबी लाइन लग गई। तो ऐसे में मतदाताओं को बहुत बेहद परेशानी का सामना करना पड़ा क्योंकि उन्हें लंबी लंबी लाइनों में लगना पड़ा और काफी देर तक जो है अपने मतदान के लिए इंतजार करना पड़ा। टीना जी, जानकारी चाहेंगे कि हमेशा की तरह बीजेपी और कांग्रेस की सरकार हिमाचल प्रदेश में रही है, लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी भी अपना पूरा दम लगा रही है। तो क्या हिमाचल प्रदेश में जो मुकाबला है वो त्रिकोणीय होता नजर आ रहा है? जी देखिए, मैंने पहले भी बताया था कि कुछ अगर 2-3 सीट को छोड़ दे तो ऐसा फिलहाल किसी से भी त्रिकोणीय मुकाबला बड़ा नजर नहीं आ रहा है। इसमें जो निर्दलीय है, भाजपा के जो बागी थे या कांग्रेस के बागी थे, वहां पे जो त्रिकोणा मुकाबला है वो देखने को मिला है। हालांकि अगर हम आम आदमी पार्टी की बात करें, मनीष ठाकुर पांवटा साइड से लड़ रहे हैं और जो राजन सुशांत है वो फतेहपुर से लड़ रहे हैं। तो उनकी सीट में जो है मुकाबला समझा जा रहा था क्योंकि मनीष का भी अपना एक अच्छा जनाधार था, कांग्रेस से निकल कर आए थे, यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे। तो ऐसे में उनकी जो सीट थी उससे भी काफी अच्छा मुकाबला त्रिकोणीय आप मान सकते थे। और फतेहपुर में भी ये चीज थी कि राजन सुशांत जो है वो भाजपा को इलेक्ट करने जा रहे हैं क्योंकि भाजपा से वो कैडर से संबंधित है। तो आप देखेंगे उसके अलावा बहुत बड़ी, अगर आप बोलें कि बहुत बड़ा चेहरा था, हालांकि जब रिजल्ट आएगा उसके बाद असल स्थिति साफ होगी कि लोगों ने आम आदमी पार्टी को कितना स्वीकार किया। हालांकि
जो मतदान से पहले ही जो आम आदमी पार्टी एक तरह से हार मान गई थी, कोई चुनाव प्रचार का ज्यादा शोर नहीं था, प्रत्याशी अपने को असमंजस में पा रहे थे कि हमें मैदान में तो उतार दिया लेकिन कोई हमारी मदद के लिए नहीं आ जा रहा, प्रचार के लिए नहीं आ रहा। ऐसा आप समझ सकते हैं कि बहुत बड़ा, जैसे उत्तराखंड में एक वोट काटू साबित हुए थे आम आदमी पार्टी, वैसा हिमाचल में फिलहाल देखने को नहीं मिला है। टीना जी, एक जानकारी और चाहेंगे आपसे। जिस प्रकार से देखा जाए कि जो बीजेपी और कांग्रेस के जो नेता बागी हो गए थे, जो नाराज हो गए थे पार्टी से, क्या इसका जो खामियाजा है वो दोनों पार्टियों को भुगतना पड़ेगा? इसका फायदा क्या कुछ आम आदमी पार्टी को हो सकता है या कोई फर्क नहीं पड़ेगा दोनों पार्टियों पर? जी देखिए, निश्चित तौर पर जब बगावत होती है उससे कहीं ना कहीं पार्टियों को जो है खामियाजा भुगतना पड़ता है। कई बार देखा गया है कि आप किसी पार्टी अधिकृत प्रत्याशी के खिलाफ जब बगावती सुर खड़े होते हैं और दूसरा जो अच्छा चेहरा पार्टी में काम कर रहा हो और लोग भी मान रहे थे कि उसको टिकट मिलेगा और टिकट नहीं मिलता है, तो लोगों की भावनाएं भी कहीं ना कहीं उस प्रत्याशी के साथ जुड़ जाती है। ऐसा बहुत से स्थानों पर भाजपा के साथ देखने को मिल रहा है। कांग्रेस का गंगूराम मुसाफिर है, पिछाड़ से काफी वो दराज नेता है, उनके साथ भी ये देखने को मिल रहा है कि लोग उनके साथ जुड़ रहे हैं, लेकिन वो कितना वोट परसेंट उनके साथ जुड़ पाता है, कितना वो सफल हो पाता है, ये अलग बात है। लेकिन निश्चित तौर पे कांग्रेस के मुकाबले भाजपा के पास ज्यादा बागी है और निश्चित तौर पर भाजपा को जो है नुकसान यहाँ पे उठाना पड़ता है, लेकिन आम आदमी पार्टी को उसका कोई लाभ मिलता है यहाँ पे नहीं दिखता है। टीना जी, जानकारी चाहेंगे आपसे। जिस प्रकार से देखा जाए कि चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो, दोनों ही अपनी अपनी जो खूबियां हैं बताती रहती हैं। हालांकि हिमाचल प्रदेश में एक रीति चली आ रही थी कि एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस। क्या जो जनता का मूड है इस बार, तो इसी रीति को बरकरार रखने का था या फिर बीजेपी बहुमत से आएगी? क्योंकि बीजेपी के कई बड़े बड़े जो चेहरे थे, चाहे हम जयराम ठाकुर की ही बात करें जो सीएम थे अभी हाल ही में, उन्होंने भी कहा था कि बीजेपी की सरकार फिर से आ रही है। तो आप जमीनी स्तर पर आपने जनता का मूड देखा होगा, क्या था जनता का मूड? देखिए, जनता काफी चीजों से त्रस्त थी और वो चाह रही थी कि जो भाजपा की जो सरकार है वर्तमान में, वो उन चीजों को एड्रेस करे, वो इश्यूज पर उनको जो है एक वादा करे, उनके साथ विश्वास दिलाए कि जब वो दोबारा सत्ता में आएगी तो ये जो चीजें हैं वो नहीं दोहराई जाएंगी। हालांकि ऐसा जो बड़ा वादा था तो भाजपा के जो यहाँ का नेतृत्व था वो नहीं कर पाया। हालांकि ओपीएस से जो तमाम बड़े केंद्रीय नेता थे उन्होंने कहा कि यहाँ पे कमेटी का गठन कर लिया गया, उसकी रिपोर्ट आएगी, उसके बाद हम देखेंगे। तो आप ये देखेंगे कि कई सारे ऐसे मुद्दे थे जिनका स्थानीयकरण करने में कांग्रेस कामयाब रही और कहीं ना कहीं जनता के साथ जुड़ने में कामयाब रही। हालांकि हम कई बार यही बात कह रहे हैं लगातार कि वोट परसेंटेज जिस हिसाब से सुबह लोगों में उठा था, माना हम मान के चले थे कि 80% तक ये जो है वोटिंग परसेंट छू जाएगी, लेकिन अभी फिलहाल देखने में आया 65% के आसपास पहुंची है। तो अभी आपने जब अगर जनता की बात करें तो जनता ने निश्चित तौर पे जो अधिकतर जनता है उन्होंने मुद्दों पर वोट दिया है, मुद्दे आधारित उन्होंने काम किया है और उसका सीधा लाभ जो है कांग्रेस को मिलता दिख रहा था। लेकिन फिलहाल 12 तारीख को साफ होगा कि जनता के साथ जनादेश कांग्रेस का कोई जनादेश दिया है जनता ने या भाजपा को एक बार फिर से डुबाया है यहाँ पे। टीना जी, जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद टीना जी।